नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर में। जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है आपका आईआर सेक्शन, उसको आज हम कवर कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर हम इस मैगज़ीन को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। पहला आपका जो टॉपिक है, हम लास्ट से शुरू करेंगे और पहले तक जाएंगे, क्योंकि जो इसके लास्ट के टॉपिक होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। शुरुआत में जो है उतने दिलचस्प टॉपिक नहीं मिलते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है बगराम एयरवेज़। संयुक्त राज्य अमेरिका अफ़गानिस्तान के बगराम एयरवेज़। किसका जो एयरवेज़ है ये अफ़गानिस्तान का एयरवेज़ है, याद रखिएगा। पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ क्या बातचीत कर रहा है। तो आइए बगराम एयरवेज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, यह जो है अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा एयरवेज़ है। तो स्ट्रेटजिकली जो सामरिक रूप से पहली चीज़ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राजधानी काबुल के कहाँ पर, उत्तर में स्थित है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, उत्तर में है कि दक्षिण में। याद रखिए, एक बार यूपीएससी में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर प्रश्न आया था कि उसकी अवस्थिति पूछी थी। तो ये उत्तर दक्षिण याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एयरवेज़ है। इसे मूल रूप से 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद 1990 के दशक में यह तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया है। अमेरिका पर 2001 के आतंकी हमले के बाद यह अफ़गानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया है। 2021 में अमेरिकी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के सैनिकों ने बगराम एयरवेज़ को खाली कर दिया था। तो बगराम एयरवेज़ के बारे में जो चंद पॉइंट थे उनको हमने देखा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं स्कारबोरो शोल। ठीक है, स्कारबोरो शोल के बारे में देखते हैं। पहली चीज़ तो आप याद रखिए, ये जो एक देश है फिलीपींस और ये है आपका चाइना, इन दोनों के जो बीच में है यह विवादित क्षेत्र है। आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि पास्ट में भी यूपीएससी में जो दो देशों के बीच कोई भी विवादित स्थल होता है तो उससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। फिलीपींस ने स्कारबोरो शोल पर चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने के कदम की कड़ी आलोचना की है। स्कारबोरो शोल के बारे में देखते हैं। स्कारबोरो शोल को चाइना में हुआंग गयान द्वीप और फिलीपींस में पनाटेग शोल कहा जाता है। यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ये रहा आपका स्कारबोरो शोल, एक लघु प्रवाल द्वीप एटोल है। ठीक है, चीन और फिलीपींस दोनों देश इसे अपना हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो एक विवादित स्थल है। ये रहा आपका स्कारबोरो शोल, किसके, फिलीपींस और चीन के मध्य है, याद रखिएगा, आ सकता है। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में है एक टॉपिक, तो इसका देख लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, बुर्किना फासो, माली और आपका जो नाइजर है, इसने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता त्यागने की घोषणा कर दी है। एक संयुक्त बयान में इन तीनों देशों पर आईसीसी पर इन्होंने आरोप लगाया है कि यह जो संस्था है साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण में एक नव औपनिवेशिक दमन का क्या है, उपकरण है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसकी जो उत्पत्ति है रोम संविधि द्वारा स्थापित किया गया था। इस संविधि को 1998 में अपनाया गया था और 2002 में लागू किया गया था। आप जानते हैं लागू करने में और अपनाने में क्या अंतर है। लागू करने में ये अंतर है कि यह उस प्रभाव से सभी देशों ने इसको अपनी स्वीकृति के साथ रेक्टिफाई कर दिया, अपने कानूनों में इसको शामिल कर दिया, औपचारिक घोषणा कर दी कि हम इस संधि में शामिल होते हैं। और अपनाए जाने का अर्थ ये है कि इस पर आम सहमति बन गई है, किंतु अभी इसको हमने लागू नहीं करा है अपने देश के स्तर पे। तो ये अंतर है। अधिकार क्षेत्र इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। आईसीसी जो है गंभीर अपराध करने के आरोपी व्यक्ति की जांच, अभियोजन और सुनवाई करता है, ना कि समूहों या देशों की। तो आप से अगर पूछा जाए कि आईसीसी समूहों या देशों की सुनवाई करता है तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि आईसीसी का जो मुख्य कार्य है वह क्या है
कि यह जो है गंभीर अपराध करने के आरोपी व्यक्ति की जांच, अभियोजन और सुनवाई करता है, ना कि समूहों या देशों की। ठीक है। आईसीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराध कौन कौन से हैं? नरसंहार है, मानवता के खिलाफ अपराध है, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध आदि। इसमें 125 सदस्य देश शामिल हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात, इसमें ना भारत, ना इजराइल, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, कोई भी इसका पक्षकार नहीं है। ये जो 5 बड़े देश हैं, याद रखिएगा कौन कौन से? भारत, रूस, चीन, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। इसका जो वित्त पोषण है सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। निर्णयों का परिवर्तन, इसके निर्णय बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, मतलब इसको मानना ही पड़ता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय। ठीक है। द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय के संबंध में गाजा में इजराइल की कार्यवाही का कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अभिसमय को जेनोसाइड कन्वेंशन भी कहा जाता है। जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। इसके अनुसार किसी राष्ट्रीय, निर्जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या अंशतः समाप्त करने के इरादे से की गई कार्रवाई नरसंहार है। नरसंहार एक ऐसा अपराध है जो युद्ध और शांति दोनों समय में घटित हो सकता है। इसमें 41 पक्षकार हस्ताक्षरकर्ता और 153 पक्षकार देश हैं। देखिए कितना अंतर है। पक्षकार देश इतने सारे हैं, किंतु इस पर साइन कितने देशों ने किया है? 41 देशों ने मात्र। भारत के बारे में एक जानकारी है कि भारत ने जेनोसाइड कन्वेंशन पर अभिसमय पर हस्ताक्षर भी किया है और इसकी अभिपुष्टि भी की है 1959 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस अभिसमय की व्याख्या और लागू करने से संबंधित मामलों का न्याय निर्णय कर सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट, न्यू इनिशिएटिव्स फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस। वैश्विक एआई शासन के लिए कुछ नई पहलें हैं, उसको बारे में देख लेते हैं। इसका आपके एग्ज़ाम से इतना ज़्यादा लेना देना होगा नहीं, हालांकि फिर भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर 2 तंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये 2 तंत्र कौन कौन से हैं? भविष्य के लिए संधि, पैक्ट फॉर द फ्यूचर और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ठीक है, पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय गैर सैन्य एआई शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ठीक है। नए तंत्रों के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल एआई के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों से संबंधित मौजूदा शोध का संश्लेषण और विश्लेषण करते हुए साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक आकलन जारी करके एआई की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देना। एआई शासन गवर्नेंस पर वैश्विक वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा सीखे गए सबकों को साझा करने और एआई गवर्नेंस पर खुली, पारदर्शी और समावेशी चर्चाओं को सुगम बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए अन्य पहले हैं, वो कौन कौन सी हैं? भविष्य के लिए समझौता, पैक्ट फॉर द फ्यूचर, ग्लोबल डिजिटल एग्रीमेंट है, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट है, और है एआई नैतिकता पर पहले वैश्विक मानक को अपनाना। ठीक है, इतना काम का नहीं है ये। फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करी है अनेक देशों ने। इससे रिलेटेड एक जो है टॉपिक आपका आया है, तो इसको देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 पश्चिमी देशों के साथ अब संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्य हो गए हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। भारत ने 1988 में ही फ़िलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी थी। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के पक्ष में मतदान किया था। यह घोषणा पत्र फ़िलिस्तीन और इजराइल विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और द्विराष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन का उल्लेख करता है। ठीक है। राज्यों की मान्यता क्या है? जब कोई देश किसी अन्य इकाई भूभाग को राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता है तो इसे मान्यता कहा जाता है। राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन का अनुच्छेद 1 राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के मानदंडों को परिभाषित करता है। ये मानदंड क्या है? स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूक्षेत्र,
सरकार अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने की क्षमता, जिसको संप्रभुता कहते हैं। राष्ट्र की मान्यता के प्रभाव क्या हैं? मान्यता मिलने के बाद वह अन्य राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकता है, वह अन्य राष्ट्रों के साथ नई संधियां कर सकता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के अधिकार और विशेषाधिकार मिलते हैं और वह यूएनओ का सदस्य बन सकता है। फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी पर्यवेक्षक राष्ट्र है, ना कि पूर्ण सदस्य। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता, किसी नए राज्य या सरकार को मान्यता देना या ना देना केवल दूसरे राज्यों और सरकारों का अधिकार होता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ना तो कोई राज्य है और ना ही कोई सरकार, इसलिए उसके पास किसी राज्य या सरकार को मान्यता देने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र केवल किसी नए राज्य को अपनी सदस्यता दे सकता है या किसी नई सरकार के प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार कर सकता है। ठीक है। तो मान्यता देना या ना देना में इसका कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। अभी एक जो है आपका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है एक स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। ये कुछ नाटो जैसा है। आइए देखते हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं को विकसित करना तथा किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है। इसमें कहा गया है कि दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। ये बस इतनी लाइन काम की है आपकी, बाकी इसमें ज़्यादा काम का कुछ नहीं है। बस इतना याद रखें किसके बीच समझौता है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। इसमें जो है भारत सऊदी अरेबिया संबंध से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके हैं जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो देखते हैं। दोनों देशों के मध्य अर्थात भारत और सऊदी अरब देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी को 2010 में रियाद घोषणा के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। आर्थिक संबंध, भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत सऊदी अरब का दूसरा व्यापारिक साझेदार है, ना कि सऊदी अरब भारत का। ठीक है, इसमें अंतर है। बस सऊदी अरब जिन देशों के साथ व्यापार करता है उसमें सबसे दूसरे नंबर पर बड़ा देश भारत होगा। ठीक है, इसका ये अर्थ है। जबकि सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अर्थात भारत जिन 5 देशों के साथ व्यापार करता है सबसे अधिक, उसमें सऊदी अरब 5वें नंबर पे। ठीक है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन था और भारत निवल क्या था, आयातक बना रहा। 2024 में भारत में आने वाले कुल विप्रेषण रेमिटेंसेस में लगभग 6.7% सऊदी अरब से आया था। ऊर्जा साझेदारी, सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, तो कच्चे तेल की भी हमें अच्छी खासी आपूर्ति सऊदी अरब से होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी सिंगापुर और भारत के जो कूटनीतिक संबंध के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसको लेके इन्होंने छाप दिया है। हालांकि इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इसी के मद्देनज़र सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा भी की है। यह जो यात्रा है भारत सिंगापुर संबंध के कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य को दर्शाती है। साथ ही मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान की साझा विरासत की पुनर्पुष्टि भी करती है। ठीक है, इतना कुछ खास दोनों के बीच में है नहीं है जो इसमें आपको। हाँ, एक ये पॉइंट बता देते हैं, डिजिटलीकरण, डिजिटल वित्त व फिनटेक सहयोग, साइबर सुरक्षा एवं पूंजी बाजार संबंधी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। सीमा पार भुगतान के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज की क्षमता का विस्तार और अधिकतम संभावनाओं को साकार किया जाएगा। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक प्रीलिम्स का फैक्ट, कौशल विकास के लिए इसमें चेन्नई तमिलनाडु में उन्नत विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का संयुक्त रूप से विकास करना शामिल है। ठीक है। कनेक्टिविटी के बारे में है, सिंगापुर पत्तन और भारत के पत्तनों के बीच भारत सिंगापुर ग्रीन एवं डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना का समर्थन किया गया है। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इतना है नहीं है। हाँ, भारत और इजराइल के बीच जो द्विपक्षीय निवेश संधि है वह पुरानी वाली जो है समाप्त हो गई थी, इसलिए एक नवीन संधि को किया गया है। इजराइल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देश बना है। भारत और इजराइल के बीच 1996 में की गई द्विपक्षीय निवेश संधि वर्ष 2017 में ही समाप्त हो गई थी। निवेश संधि की क्या विशेषताएं होती हैं, तो निवेश में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, निवेशक सुरक्षा,
यह निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करेगी, साथ ही सरकार द्वारा अपने विनियामक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी बनाए रखेगी। इसमें न्यूनतम मानक की गारंटी दी गई है। विवाद निपटान जो है मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। भारत और इजराइल के बीच जो सहयोग के बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, रक्षा को छोड़कर, जिसमें भारत का निर्यात अधिशेष रहा। मतलब भारत फायदे की स्थिति में है इजराइल के साथ व्यापार में। क्षेत्रीय सहयोग देखते हैं। I2U2 साझेदारी का जो पहला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। I2U2 साझेदारी में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। कौन कौन से? I2 मतलब इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब UAE और USA। ठीक है। नवाचार और विज्ञान प्रौद्योगिकी, उदाहरण के लिए 2023 से 27 तक 5 वर्ष के लिए भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचार निधि I4F बनाई गई। रक्षा सहयोग, दोनों देशों ने मिलकर बराक 8 मिसाइल प्रणाली विकसित की है तथा हाइफा बंदरगाह का नियमित पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में उपयोग किया जाता है। अन्य क्षेत्र, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग, कृषि व जल संसाधन प्रबंधन पर विभिन्न समझौते आदि शामिल हैं। द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में देखते हैं। BIT एक पारस्परिक कानूनी समझौता है जिसे 2 संप्रभु देशों के बीच संपन्न किया जाता है। इसका उद्देश्य एक दूसरे के क्षेत्रों में निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इसको आधार प्रदान करते हैं। BIT अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून की धारा 38(1)(a) के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत का मॉडल BIT क्या है? भारत ने 2015 में नया मॉडल BIT टेक्स्ट अपनाया था, जिसने 1993 के भारतीय मॉडल BIT का स्थान लिया। हाल ही में BIT किसके साथ किए गए हैं? उज्बेकिस्तान के साथ 2024 में, UAE के साथ 2024 में और किर्गिस्तान के साथ 2025 में। ठीक है। अब इसके साथ एक लाइन का इसमें जो ये है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है एजेंडा के लिए नई स्ट्रेटजी को अपनाया गया है। ठीक है। उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। हमारी जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो स्ट्रेटजिक साझेदारी वो 2004 में स्थापित हुई थी। हमारा उद्देश्य क्या है? समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाना और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का मिलकर क्या है सामना करना है। ठीक है। 5 इसके स्तंभ बताए गए हैं। कौन कौन से? समृद्धि और संधारणीयता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है, सुरक्षा और रक्षा, कनेक्टिविटी और वैश्विक मुद्दे विभिन्न स्तंभों में सक्षम करता। ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो हमने जो IR का न्यूज़ इन शॉर्ट्स है इसको कवर कर दिया है। अगले वीडियो में हम एनवायरनमेंट या साइंस एंड टेक को लेके आएंगे और इसी तरीके से सितंबर महीने की जो मैगज़ीन है उसको पूरा कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।